ठीक है ना? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ सर। अच्छा जी, स्टार्ट कर रहे हैं। सिस्टम कॉल का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में आप लोग क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम जो है ना एप्लीकेशन प्रोग्राम यूजर अपने प्रोग्राम पे रहते हुए सिस्टम कॉल जनरेट करेगा और किसी भी सर्विस को यूज करने के लिए। ठीक है, तो वो सिस्टम वो एपीआई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। एपीआई की बनी बनाई कोई चीज है जो रखी हुई है और उसको जो है सिस्टम कॉल के जरिए उस एपीआई को जो है रिक्वेस्ट भेजी और वो काम जो है करके दोबारा से सिस्टम कॉल की तरफ वापस आ गया। तो उसको कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है सिस्टम कॉलिंग का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो है बहुत सारे सिस्टम कॉलिंग होती है और छोटे-छोटे ऑपरेशंस के अंदर ही कई सिस्टम कॉल्स जो है वो लग जाते हैं। सिस्टम कॉल पैरामीटर्स पासिंग्स। अच्छा जी, यहाँ पर देखें, ये मैंने आपको बता दिया था कि पासिंग कैसे होगी, रजिस्टर के जरिए होगी या फिर स्टैक के जरिए। ये मैंने दोनों चीजें बता दी आपको अभी। पैरामीटर पासिंग वाया टेबल। ठीक है, तो टेबल के जरिए भी जो है वो पैरामीटर को जो है पास कर दिया जाता है। यहाँ पर दिखाया कि कैसे जो किसी भी वैल्यू को एक्स पैरामीटर था इसको रजिस्टर में रखवा दिया, रजिस्टर से दोबारा जो है ना वो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम ने उस रजिस्टर से वैल्यू को पिक कर लिया। ठीक है, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है लोड एड्रेस है सिस्टम कॉल 13। सिस्टम कॉल 13 है, कोई नंबर है सिस्टम का, सिस्टम कॉल 13 नंबर जो है वो इसको कॉल कर लिया डायरेक्टली। माइक ऑफ करना होगा। तो क्वेश्चन तो नहीं है बेटा सिस्टम कॉलिंग के अंदर? क्लियर है? रजिस्टर के थ्रू यहाँ पर एक डिमोन्स्ट्रेशन कराई गई है, रजिस्टर के थ्रू पास की जा रही है वैल्यू। किसी सिस्टम कॉल को एक्सेस किया जा रहा है थ्रू रजिस्टर, वैल्यू ये पैरामीटर पास किए हैं, एक्स भी पैरामीटर रजिस्टर में रखवा दिए और वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने यहाँ पर उठा ली और वो एपीआई चल गई जो भी थी। कोई एपीआई कॉल सिस्टम कॉल 13 था। ये नंबर सिस्टम कॉल के मुख्तलिफ नंबर्स होते हैं टेबल में, वो मेंटेन रखता है और जो जो सिस्टम कॉल चाहिए होती है वो उसको जो है वो सिस्टम कॉल को रिक्वेस्ट भेज देता है और जो कोई वैल्यू पास करनी होती है वो थ्रू रजिस्टर या स्टैक वैल्यू पास कर दी जाती है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये सिस्टम कॉल की टाइप्स है। ठीक है, यानी कि किसी प्रोसेस को क्रिएट करना हो, प्रोसेस का मतलब क्या, कोई भी काम करना है, कोई भी प्रोग्राम चलाना है, किसी प्रोसेस को क्रिएट करना, किसी प्रोसेस को टर्मिनेट करना, ये सबके सिस्टम्स कॉल लगेंगी। ठीक है, यानी कि टर्मिनेट करने के लिए अलग कॉल होगी, सिस्टम कॉल अलग होगी, क्रिएट करने के लिए सिस्टम कॉल अलग होगी, एंड करना है, अबॉर्ट करना है। एंड का मतलब क्या है, नॉर्मल टर्मिनेशन हो रही है, एक प्रोग्राम चल गया नॉर्मली और वो अख्तिताम पे पहुंच गया, वो एंड हो गया। लेकिन एक प्रोग्राम चला, बीच में एरर आ गया, फिर इसको अबॉर्ट कर दिया गया, नॉर्मल टर्मिनेशन कहलाती है अबॉर्ट। ठीक है ना, तो ये इसके लिए भी सिस्टम कॉल्स लगती है, नॉर्मल टर्मिनेशन के लिए भी लगेंगी, एबनॉर्मल टर्मिनेशन के लिए भी लगेंगी। कोई भी प्रोग्राम लोड करना है, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, रैम में लोड करना है, किसी फाइल को आपने लोड डबल क्लिक किया चलाने के लिए, वो पहले रैम में लोड होगा। ठीक है ना, और फिर इसको एग्जीक्यूट होगा, तो सबकी सिस्टम कॉल्स लगेंगी क्योंकि सब हार्डवेयर है ना सारा हार्डवेयर का काम हो रहा है, रैम पे किसी चीज को लेकर आ रहा हो, रैम एक हार्डवेयर है, तो सिस्टम कॉल्स चाहिए होंगी, हर काम के लिए सिस्टम कॉल्स चाहिए होती है। गेट प्रोसेस एट्रीब्यूट, सेट प्रोसेस एट्रीब्यूट्स। ठीक है, प्रोसेस के जो एट्रीब्यूट्स हैं
उनको लेना हो या उनको सेट करना हो। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है? अभी आप प्रोसेस के बारे में पूरा चैप्टर अगला हमारा इसी पर है, प्रोसेस के ऊपर, ठीक है? अभी हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर है इस पर। तो उसके अंदर प्रोसेस के अंदर जो प्रोग्राम, प्रोसेस किसे कहते हैं? जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, द प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। उसके कौन-कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, क्या-क्या उसके साथ, हर प्रोसेस के साथ बहुत सारी चीजें होती हैं जो अटैच होती हैं, ठीक है? तो वो उसको सेट करना हो, उसको गेट करना हो, अलग-अलग सिस्टम कॉल, वेट फॉर टाइम, ठीक है? किसी चीज का हमने वेटिंग पे लगाया हुआ है, किसी इवेंट के ऊपर वेट करना है कि भाई ये काम होगा तो ये चीज होगी, ठीक है? इवेंट का मतलब डबल क्लिक किया है, डबल क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, ये क्या है? इवेंट है। तो इवेंट के ऊपर वेट करना, ठीक है? तब तक ये इवेंट परफॉर्म नहीं होगा, उस वक्त ये सिस्टम कॉल जनरेट नहीं होगा। कोई सिग्नल इवेंट है, जब तक ये सिग्नल ट्रिगर नहीं होगा उस वक्त तक ये इवेंट जनरेट नहीं होगा। एलोकेशन एंड फ्री मेमोरी, एलोकेट एंड फ्री मेमोरी, यानी कि रैम के अंदर कोई चीज रखवाना, उसको कहते हैं एलोकेशन, और रैम के अंदर से चीज को निकालना, उसको कहते हैं मेमोरी को फ्री कर देना। डंप मेमोरी इफ एरर, डंप मेमोरी का मतलब क्या है? कोई एरर आता है, तो एरर, जब कोई एरर आता है प्रोग्राम चलते हुए, तो एरर का पूरा स्नैप ले लेता है, बोला सॉरी, रैम का पूरा स्नैप ले लेता है जहां पर वो प्रोग्राम रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रोग्राम रखा हुआ है, इस पूरे प्रोग्राम का स्नैप ले लेगा और वो उसको कहीं रख देगा ताकि एनालिसिस कर सके डीबगिंग के लिए कि भाई एरर किस चीज के अंदर आया है। इसको कहते हैं डंप मेमोरी, ठीक है? डंप मेमोरी का मतलब है कि अगर एरर आया तो उसको पूरा स्कैन करके स्नैप लेके उसको बाद में एनालिसिस के लिए अपने पास को रख लेता है। तो डीबगर फॉर डिटरमाइनिंग बग सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन, ठीक है? तो ये काम जो है डंप मेमोरी का डीबगिंग के लिए भी यूज होता है। तो अब डीबगिंग के लिए सारी सिस्टम कॉल्स लगती हैं। इन सब चीजों का यहाँ पे लिस्ट बनाई है ना, ये सब पे सिस्टम कॉल लगती है हर काम के लिए, ठीक है? कोई भी बग आ गया, डीबगिंग हो रही है, सब में सिस्टम कॉल्स चलेंगी। लॉक फॉर मैनेजेस एक्सेस टू शेयर डेटा बिटवीन प्रोसेस, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को डेटा शेयर कर ना कर सके उसके लिए लॉक लग सकते हैं। जैसे भी अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, किसी भी फाइल को अगर आप शेयर नहीं करोगे, लॉक कर दो उसको, शेयर नहीं करो, तो वो फाइल कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है? कोई एक्सेस भी नहीं कर सकता अगर आप ना नहीं चाहो तो, ठीक है? तो ये सारे कंट्रोल जो है सिस्टम कॉल के जरिए मेंटेन होते हैं। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? सर वो लास्ट वाले दो तो रिपीट कर दीजिएगा, डीबगर और लॉक्स वाला। डीबगर और लॉक, देखो डीबगर क्या है कि कोई भी एरर आ गया, कोई भी एरर आ गया तो डीबगिंग होगी ना, बग्स निकाले जाएंगे। बग का मतलब क्या है? कोई मतलब सॉफ्ट कोड में कोई एरर। मसला होगा, हाँ एरर होगा, तो उसको जो है डिबगिंग के जरिए, डिबगिंग कैसे करेगा? पहले उसका डम मेमोरी ले, जब एरर आएगा और मेमोरी का स्नैप ले लेगा जहाँ जो रखा है और उसके अंदर वो तलाश करेगा कि वो कहाँ पर एरर, कभी कभी जो है एरर आता है कि भाई मिसाल के तौर पे आपने फॉर एग्जांपल कोई फाइल जो है ना कॉपी करना चाह रहे हो, 4 GB की फाइल है, वो कॉपी करना चाह रहे हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पर उसकी स्पेस ही 3 GB अवेलेबल है, ठीक है? तो कॉपी नहीं करेगा, वो एरर दे देगा, जो स्पेस ही नहीं है इसमें। इस तरह मुख्तलिफ चीजें होती हैं, तो वो एरर जनरेट हो जाएगा, रेस्पेक्टिव एरर जो भी काम कर रहे होगे, तो वो डीबगिंग होगी उसके लिए, जाहिर है उसको रिजॉल्व करने के लिए। डीबगिंग दो तरीके से होती है, या तो यूजर को कंट्रोल दे दिया जाता है, आप खुद कर लो, माइक्रोसॉफ्ट करता है ऐसे। आपने देखा होगा अक्सर विजुअल स्टूडियो में कोई भी काम या ऐसा कोई भी काम जो आप विंडोज में कर रहे हो, अब तो विंडोज 10 में तो नहीं था, विंडोज 7 में ये चीजें काफी थी। डीबगिंग जो है ना यूजर के एंड पे भी अलाउ किया था, लेकिन अब तो ज्यादातर यही होता है कि वो बैक एंड के ऊपर ही डिबग हो जाता है, यानी कि एरर आते हैं और चले भी जाते हैं, रिपेयरिंग भी हो जाती है उसकी, और माइक्रोसॉफ्ट वाले अपनी अपडेट भेज के उसको सही कर देते हैं। लॉक्स की भी आपको लेकिन सारी लॉक्स का मतलब क्या है कि एक फाइल के ऊपर मैंने कोई प्रोटेक्शन लगा दी कि भाई 3 लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, बाकी एक्सेस नहीं कर सकते, तो बाकियों के लिए लॉक लग गया, 3 को परमिट कर दिया गया, समझ रहे? ठीक है, तो यहाँ पर एग्जांपल्स में ये बताया गया कि ये सारे काम कैसे होंगे। सिस्टम कॉल्स की अहमियत समझ में आई होगी आप लोगों को कि सिस्टम कॉल के जरिए कोई काम, हर काम इसी के जरिए होगा, सिस्टम कॉल के जरिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है, हम जो करवाना चाह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो सिस्टम कॉल के जरिए सारे काम, हर काम के लिए उसका जो है एक तरह से कोड मौजूद है, उसकी एपीआई कॉल करनी पड़ेगी हर काम के लिए। फाइल मैनेजमेंट, टाइप्स ऑफ सिस्टम कॉल्स, इस तरह से सिस्टम कॉल्स की हम टाइप पढ़ रहे थे।
इस फाइल की मैनेजमेंट या कोई भी फाइल क्रिएट करनी हो, नया फोल्डर बनाया, नई फाइल बनाई, नया फोल्डर डिलीट कर दिया, फाइल डिलीट कर दी, इसके लिए सबके सिस्टम कॉल चलेंगे। फाइल को ओपन किया, फाइल को क्लोज किया, फाइल को रीड किया, राइट किया, रिपोजिशन किया, गेट सेट, फाइल के एट्रीब्यूट सेट किए, बहुत सारे काम हम करते हैं, उन सबके लिए सिस्टम कॉल जनरेट होगा। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस को रिक्वेस्ट करना, डिवाइस को रिलीज करना, यानी कि प्रिंट आउट भेजा 10 पेजेस का, 10 पेजेस का प्रिंट आउट जब जाएगा, 10 पेजेस प्रिंट होने के बाद फिर वापस फिर क्या होगा, रिसोर्स को क्या किया जाएगा, रिलीज। पहले रिक्वेस्ट की गई प्रिंटर की, जब काम हो गया तो प्रिंटर को क्या कर दिया गया, रिलीज। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिवाइस मैनेजमेंट। कोई फाइल कॉपी करनी थी, 1 GB की फाइल कॉपी हो गई, अब कॉपी करने के बाद वो जगह फिर वो रिलीज कर देता है कि भाई अब जो है, अब हार्ड डिस्क मतलब अब हार्ड डिस्क को जो है ना वो कॉपी के दौरान तो एक्यूपाई रखता है, लेकिन जब कॉपी कर चुका अब उसको रिलीज कर देता है। इस तरह जो भी काम करेगा वो रिलीज और रिक्वेस्ट के जरिए होगा। रीड, राइट, रिपोजिशन, ये भी डिवाइस के अंदर ये सारे काम होते हैं डिवाइस मैनेजमेंट में। एक डिवाइस के एट्रीब्यूट्स गेट करना, डिवाइस के एट्रीब्यूट्स सेट करना, ठीक है। प्रिंटर के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, हार्ड डिस्क के भी एट्रीब्यूट्स, सारे हर डिवाइस के साथ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो ये सारी काम जो डिवाइस मैनेजमेंट का वो भी सिस्टम कॉल के थ्रू होता है। क्लियर? इस तरह से कोई भी इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस है वो भी सिस्टम कॉल के थ्रू। आपको टाइम देना है, करंट टाइम क्या है सिस्टम का, करंट डेट क्या है, ठीक है, या टाइम को सेट करना है, विंडोज के ऊपर टाइम सेट करना है, तो ये सारी चीजें कहलाती हैं इंफॉर्मेशन मेंटेनेंस। इन सब की सिस्टम कॉल बैकग्राउंड पे जनरेट होती है। टाइम्स आप सेट करते हो ना विंडोज के अंदर या जो भी है, उन सबकी भी बैकग्राउंड में सिस्टम कॉल जनरेट होती है हर काम के लिए, ठीक है ना। सिस्टम को डेटा को सेट करना, सिस्टम डेटा को गेट करना, और इस गेट एंड सेट प्रोसेस, फाइल और डिवाइस एट्रीब्यूट्स, ये सारे काम जो है इंफॉर्मेशन रिलेटेड। इस तरह कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो मैंने आपको कम्युनिकेशन के अंदर भी जो है कम्युनिकेशन का, क्योंकि दो, मैंने अभी जैसे आपको पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले, दो प्रोसेस हैं एक दूसरे को कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, दो तरीके हैं, शेयर्ड मेमोरी, मैसेज पासिंग। मैसेज पास करके भी कम्युनिकेशन हो जाती है, रैम पे शेयर करके भी कम्युनिकेशन हो जाती है। तो मैसेज पासिंग का मॉडल कौन सा है, ठीक है, इसके लिए सिस्टम कॉल लगेगी, शेयर्ड मेमोरी है या 1 to 1 है। और फिर प्रोसेस का होस्ट क्या नाम क्या है, प्रोसेस का नेम क्या है, क्लाइंट से सर्वर की तरफ जा रहा है, सर्वर से क्लाइंट की तरफ आ रहा है, वो सारे काम जो है वो कम्युनिकेशन के वो सारे सिस्टम कॉल के थ्रू होंगे। इस तरह शेयर्ड मेमोरी मॉडल जो है वो मेमोरी का कौन कौन से रीजन का जो है एक्सेस दिया जा रहा है। ये रैम का पूरा हिस्से वो तो एक्सेस नहीं देते हैं ना, बल्कि रैम के उस हिस्से पे एक्सेस देते हैं जहाँ पे कोई काम करवाना है। तो बहरहाल ये सारी चीजें डिटेल में हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम कॉल का आइडिया दिया जा रहा है। ये इतने सारे सिस्टम कॉल जो हैं वो हर काम के लिए जनरेट कर किए जाते हैं। प्रोटेक्शन दी जाती है, ठीक है, प्रोटेक्शन के अंदर भी यूजर परमिशन जो हम सेट करते हैं उनके बीच बैकग्राउंड में भी सिस्टम कॉल्स होती हैं, और किस डिवाइस को कौन सा कंट्रोल दिया जा रहा है, यूजर किसको डिनाई किया जा रहा है, किसको एक्सेस दिया जा रहा है, ये सबके पीछे सिस्टम कॉलिंग है। और यहाँ पर विंडोज और यूनिक्स के सिस्टम कॉल्स की लिस्ट दी हुई है। ये विंडोज के सिस्टम कॉल की लिस्ट थोड़े से एग्जाम्पल के तौर पर, सारी नहीं है, थोड़ी सी दी है। ये विंडोज की दी है, ये यूनिक्स की दी है। विंडोज में क्या है, क्रिएट प्रोसेस, एग्जिट प्रोसेस, वेट प्रोसेस। प्रोसेस को क्रिएट करना हो तो ये जब आप कोडिंग के जरिए किसी बैकग्राउंड में किसी प्रोसेस को क्रिएट करो। अभी तो आप राइट क्लिक करके फाइल क्रिएट कर देते हो, न्यू फोल्डर, आसान है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, फाइल क्रिएट करते हैं तो राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बना देते हैं आप, या न्यू फाइल रख रहे हो तो फाइल क्रिएट हो जाती है। तो बैकग्राउंड में जो है ना ये एपीआईज चलती हैं, क्रिएट प्रोसेस चलता है, ये एग्जिट प्रोसेस, क्रिएट प्रोसेस, समझ रहे हैं, ये विंडोज के अंदर। जबकि लिनक्स में फोर्क काम होता है, फोर्क काम करता है, फोर्क, एग्जिट, वेट, ये काम करता है प्रोसेस की जो है कंट्रोलिंग के लिए। फोर्क से प्रोसेस क्रिएट होता है, एग्जिट से प्रोसेस से बाहर आ जाता है, वेट से वो दूसरे प्रोसेस का वेट करता है। तो ये काम जो है बैकग्राउंड में यूनिक्स में और होता है। ये आप कहोगे कि हमें क्या जरूरत है पढ़ने की। देखो, अगर आप कोई C# पे कोड लिखो और आपसे कहा जाए कि भाई ये काम हो तो फोल्डर क्रिएट हो जाए, ये काम हो तो फोल्डर डिलीट हो जाए, कैसे करोगे? यानी कि कोई काम हो, कोई आपसे कहे कि भाई डू यू वांट टू क्रिएट, यानी कि आपसे मैं कहूँ C# पे ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि यूजर से कहे कि डू यू वांट टू क्रिएट अ फोल्डर, यूजर करे यस, तो क्या फोल्डर का नाम क्या, यूजर का फोल्डर का नाम दे ABC, एंटर करे,
तो एबीसी का फोल्डर क्रिएट हो जाए, ऐसा कर सकते हो, प्रोग्राम बना सकते हो ऐसा। ये ऐसा प्रोग्राम कैसे बनेगा, फोल्डर क्रिएट हो जाए, C# में बनाया। तो बीच पे फिर कोडिंग क्या करोगे, विंडोज की एपीआई उठाओगे, क्रिएट प्रोसेस, यूजर से इनपुट लोगे, इसमें डाल दोगे, ठीक है, फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये काम जो है ना कोडिंग के जरिए अगर करना हो तो एपीआई कॉल करनी पड़ेगी उसकी। विंडोज की ये है, यानी कि उसके सिस्टम कॉल्स जो है वो यूज करने पड़ेंगे। विंडोज के सिस्टम कॉल्स, यूनिक्स के सिस्टम कॉल यूज करोगे तो वो काम होगा। फाइल की मैनिपुलेशन है, ये तो प्रोसेस की थी, फाइल की ये है, ठीक है। अभी प्रोसेस की अलग होती है, फाइल की अलग होती है, डिवाइस की मैनिपुलेशन अलग है, सबके सिस्टम कॉल्स डिफरेंट है। ये विंडोज के हैं, ये लिनक्स के हैं, सिर्फ आइडिया देने के लिए, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने लिस्ट आ गई है। एनी क्वेश्चन, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, जैसे स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी की हम बात करें, स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी की टाइम क्या हो गया, अभी तो टाइम अभी है 3 साढ़े 3 बजने वाले। थोड़ा सा हमने आज थोड़ा सा मैं आपसे कहा 40 तक ले चलते हैं, थोड़ा सा कवर कर लें ताकि ये चैप्टर बीच में गैप ज्यादा आ गया था ना। अच्छा, ये सी प्रोग्राम इन्वोकिंग प्रिंट एफ लाइब्रेरी कॉल विच कॉल्स राइट सिस्टम कॉल। अब आप यहाँ देखो, सी का भी आपको लैब में करवाई जा रही है ना, सी भी मैंने देखा था लैब मैनुअल, उसमें सी का भी आपको कार्य कराया जा रहा है काम, ठीक है। उसमें जी आप देखो, सर, सी का भी करवाया जा रहा है पहले हाँ, लैब में। क्योंकि देखो ये जो लिनक्स है ना, लिनक्स के साथ लिनक्स बना ही सी पर है, लिनक्स सी पे ही बना है पूरा, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स जो है सी पे बना है। तो आप सी पे काम करोगे तो आप लिनक्स के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो, उसके अंदर जाके जो भी चीजों को एपीआई कॉल करनी है, कुछ करना है, तो आप कोड लिख के उसको कर सकते हो, अगर आपको सी पे काम आता है, ठीक है। तो इसलिए सी लैंग्वेज करवाई जा रही है आपसे। तो आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने प्रिंट एफ का फंक्शन है, प्रिंट एफ का फंक्शन आपने यूज किया होगा लाइब्रेरी, मतलब प्रिंट एफ की जो लाइब्रेरी है आपने फंक्शन, ये रेडीमेड फंक्शन है, ये यूज किया होगा। तो अगर ये भी एक तरह से सिस्टम कॉल होता है, अगर आपने लिखा ये मेन प्रोग्राम है सी का, आपने बीच में आया प्रिंट एफ ग्रीटिंग्स, और या होगा क्या, जब ये प्रोग्राम चल रहा होगा बीच में से ये जो है यूजर मोड से सिर्फ आपका प्रोग्राम निकल के कहाँ आएगा, कर्नल मोड पे, और स्क्रीन के ऊपर राइट हो जाएगा जो भी आप ग्रीटिंग्स, जो प्रिंट एफ की एपीआई जो है सिस्टम कॉल जो है, सिस्टम कॉल जो है प्रिंट एफ के जो है वो, जिसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो, उसका कोड ये लिखा होता है स्क्रीन पे टाइप राइट कर दो। स्क्रीन पे राइट करने का भी एक कोड होता है, लेकिन वो आपसे लिखवाया नहीं आ रहा, वो आपने राइट के अंदर जो आपका जो काम प्रिंट एफ के अंदर वो काम ऑलरेडी बिल्ट इन है, ठीक है। ये आपको करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसके अंदर बिल्ट इन है। इसका भी बहुत बड़ा कोड होता है कि भाई स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करवाना है, ये स्क्रीन पे कोई चीज प्रिंट करवानी है, उसका कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ उसका समझो एक तरह से एपीआई यूज कर ली, एक तरह से ये वैसे तो फंक्शन कहते हैं इसको, लेकिन एक तरह से समझो सिस्टम कॉल के जरिए ये प्रिंट एफ आपने जो है सिस्टम कॉल के जरिए एक्टिवेट किया, और उसने स्क्रीन के ऊपर राइट किया, राइट करने के बाद वापस जो है वो वापस आपके प्रोग्राम में वापस आ जाएगा, ठीक है, रिटर्न हो जाएगा। तो सी लाइब्रेरी की यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एग्जांपल सामने आ गई। एनी क्वेश्चन, यहाँ पर सिर्फ ये दिखाया गया है कि इसी जिस तरह से हम कोई काम प्रिंट एफ का करा रहे होते हैं, कोई भी काम करा रहे होते हैं, हम कॉल करते हैं, तो सिस्टम कॉल भी यही चीज होती है। कोई भी काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है तो सिस्टम कॉल के जरिए से उस चीज को, उस मेथड को, फंक्शन को, एपीआई को कॉल करेगा और फिर वो काम होगा। अब देखो एमएस डोस की एग्जांपल दे रहे हैं। एमएस डोस जो था ना वो सिंगल टास्किंग था, सिंगल टास्किंग था, ठीक है। सिंगल टास्किंग का मतलब क्या है, एक वक्त में एक काम चलता था, एक वक्त में एक प्रोग्राम चलता था, उसको कहते हैं सिंगल टास्किंग, कि एक वक्त में एक प्रोग्राम चलता था। शेल इन्वॉल्व व्हेन सिस्टम बूटेड, ठीक है। तो होता क्या है कि जब एक वक्त में एक काम चलेगा, एक वक्त में एक प्रोसेस चलेगा, यानी एक वक्त में मल्टीपल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दिखाया है जब सिस्टम स्टार्ट हुआ तो रैम के अंदर ये इसका स्नैपशॉट दिखाया, कर्नल है, कमांड इंटरप्रेटर है और फ्री मेमोरी है, ठीक है, बाकी मेमोरी फ्री पड़ी है, रैम का स्नैपशॉट दिखाया। जैसे कोई प्रोसेस चला तो वो प्रोसेस रैम में आ गया, ठीक है।
कर्नल अपनी जगह है, फ्री मेमोरी अपनी जगह है, एक प्रोसेस आ गया। लेकिन यहाँ पर दिखाया है कि ये सिंगल टास्किंग है। एमएस डॉस के अंदर मल्टीपल टास्क नहीं चल सकते, सिंगल टास्क चलता था। एक वक्त में एक प्रोग्राम चल रहा था एमएस डॉस, एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम नहीं चला सकता था। ये उसका जो है समझो ड्रॉबैक था एमएस डॉस का, एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम नहीं चला सकता, ठीक है, एक वक्त में एक प्रोग्राम चलेगा। तो यहाँ पर जो है, लेकिन अगर आप लिनक्स की अगर आप बात करें, लिनक्स के अंदर जैसे ये फ्री बीएसडी इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स का, यूनिक्स का या लिनक्स का कह लें, यूनिक्स वेरिएंट है, उसमें मल्टीटास्किंग जो है परफॉर्म होती है। मल्टीपल प्रोसेस चल रहे हैं, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी, एक से ज्यादा प्रोसेस चल रहे हैं, एक से ज्यादा प्रोसेस चल रहे हैं, और एक से ज्यादा प्रोसेस चल रहे हैं तो वो अलग अलग क्रिएट भी हो रहे हैं, और जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम सबको हैंडल कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिंगल टास्क के लिए बना हुआ है या मल्टीटास्किंग को सर अंजाम दे रहा है, ठीक है। तो आपने फोर्क कमांड की है क्या लिनक्स के लैब के अंदर? फोर्क अभी तक नहीं की होगी मेरे ख्याल। फोर्क, एक्सिक, यस सर की है? अच्छा, नो नो नहीं की। सही है, नहीं सर, नहीं की है। सही है। चलिए टाइम देख लेते हैं, 35 हो। चलो ठीक है, बस यहाँ तक रखते हैं, आगे क्लास इंशाल्लाह आधी हुई है ये स्लाइड्स। सही है, आगे इंशाल्लाह 27 स्लाइड हो गई हैं। आगे इंशाल्लाह हमारी तकरीबन इसमें स्लाइड्स हैं 55, तो मैं इंशाल्लाह कवर करा लूंगा नेक्स्ट क्लास में। ये कवर हो जाएगा टॉपिक, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह क्विज भी होगा आपको, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का जो क्विज था वो एंड करते हैं मीटिंग। अल्लाह हाफिज।